ओके गाइस, सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 किस बारे में बताइए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो बेसिकली अगर आपको बिजनेस पढ़ना है, बिजनेस क्या होता है, तो उसके लिए बिजनेस के प्रिंसिपल जानने बहुत ज़रूरी है ना। ये हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, मैनेजमेंट के क्या लेवल्स है। फिर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन टॉपिक पढ़ा था, उसके इंपॉर्टेंस पढ़े थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो हमने बेसिकली ये समझा था मैनेजमेंट होता क्या है। और जब मैंने मैनेजमेंट कहा था तो तुम्हें क्या था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये कला है दूसरों से काम करवाने के लिए, है ना। अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये बेसिकली क्या है सर? ये आपको क्या एक फॉर्मूला बता रहे बिजनेस को सक्सेस करने के लिए? नहीं, बिजनेस सक्सेस करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देगा, एक टाइप का गाइडेंस। सर गाइडेंस का मतलब क्या? गाइडेंस का मतलब ये है कि जो बिजनेस में एक्चुअली सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग ने भी जो प्रॉब्लम फेस की थी, चांसेस आर वेरी हाई कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम तुम भी फेस करोगे। तो उन्होंने अपने लाइफ में जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, उससे बने हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं जब तुम इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करो, राइट। अब ये दोनों कौन है सर? ये कोई इनका कोई बहुत बड़े बिजनेसेस है? नहीं सर, ये जो टेलर और फेयोल है, ये दोनों डिफरेंट एरा में थे। टेलर को हम बोलते हैं ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल मतलब क्या, कि जब पुराने जमाने में बिजनेस मॉडल सक्सेस करने के क्या प्रिंसिपल्स थे जो आज भी वैलिड है। और जो फेयोल है वो मॉडर्न स्कूल्स है। मॉडर्न स्कूल का मतलब क्या है, आज की फिलोसफी को लेके चलता है। तो हम दोनों के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। सर इन दोनों के क्यों बहुत सारे होते हैं? जी हाँ, बट तुम्हें सिर्फ ये दो पढ़ने हैं। और ये दोनों बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं काम आएगा। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये है कि सर इन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए कैसे? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जमाने के बेस्ट बिजनेसेस को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि क्या कारण से वो लोग सक्सेसफुल हैं। उन्होंने ये चीजें हर जगह ऑब्जर्व की। इन्हें कुछ चीजें कॉमन दिखी कि यार ये प्रिंसिपल इनमें भी एप्लीकेबल है, इनमें भी एप्लीकेबल है, इनमें भी एप्लीकेबल है। मतलब हर कोई ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है और वहां से इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। जैसे टेलर ने टोटल 4 प्रिंसिपल्स बनाए और 7 टेक्निक्स बनाई है। इन प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी टेक्निक्स बनाई है बताइए? 7। और जो फेयोल है उसने टोटल बनाए हैं 14 प्रिंसिपल्स, राइट। सो बेसिकली हम टोटल कितने प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं? 18 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स, समझने के लिए कि एक बिजनेस को सक्सेस करने के क्या मंत्रास है। इज दैट क्लियर गाइस? राइट। और सबसे पहला प्रिंसिपल जो अब हम करने वाले हैं वो टेलर के, आज हमारा टारगेट है कि वो 4 प्रिंसिपल्स करने के। जो हम ये 4 प्रिंसिपल कंक्लूड करोगे तो तुम खुद कहोगे कि हाँ सर ये कहीं ना कहीं हमें काम आएगा, बिकॉज बहुत ही जनरल प्रिंसिपल है जो काफी हेल्पफुल है। इज दैट क्लियर? पहला, क्या है प्रिंसिपल का नाम? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल का नाम क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है कि मैनेजर याद है किससे काम करवाता है? दूसरों से, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं मैनेजर हूं और मेरे को एक एम्प्लॉय है, ठीक है। मैं थोड़ा स्ट्रेस में था। मैं क्यों स्ट्रेस में था? क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कंपनी लॉसेस में है, ठीक है। तो आउट ऑफ माई स्ट्रेस मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि यार तेरे को एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा। क्या एम्प्लॉय रेडी होगा इतना जल्दी? सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एम्प्लॉय इज कमिटेड टू द फिक्स टास्क। आप उसको थोड़ी फोर्स कर सकते हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए, राइट। मैंने फोर्स कर दिया, मैंने बोला नहीं तुझे काम करना पड़ेगा, कंपनी लॉस में है। तो बोलेगा क्या एक्स्ट्रा पे करोगे? एम्प्लॉय ऑब्वियसली बोलेगा, उसने बोलेगा कोई एक्स्ट्रा पे नहीं है, काम करना ही पड़ेगा, नहीं है तो और दूसरे लोग भी है, करना तो पड़ेगा। अब जब मैं इस तरह से बात करूंगा, क्या हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं होता है? 100% होता है। क्या ये हर बार होना जरूर कंपलसरी है कि होता ही है ये? सर ये सिचुएशंस आती है ना हर बिजनेस में, कि जहां मैनेजर कुछ काम करने को बोलेगा, वर्कर बोलेगा मैं क्यों करूं एक्स्ट्रा, जितना मुझे पे मिल रहा है मैं उतना काम करने को तैयार हूं, राइट। तो जब भी मैनेजर दूसरों से काम करवाता है तो तब क्या अराइज होता है बताइए? क्या अराइज होता है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? लड़ाई। अब लड़ाई मतलब वो मारपीट वाली नहीं, लड़ाई का मतलब ये हुआ कि हम दोनों की सोच मैच नहीं हो रही है। अब यहाँ पे किसकी गलती है, मैनेजर की कि वर्कर की? मैनेजर की गलती है। अब मैनेजर की गलती है भाई, कंपनी लॉस में है तो कौन चलाएगा कंपनी को? एम्प्लॉय चलाएंगे। तो उसको तो एक्सपेक्ट करेगा भाई एम्प्लॉय काम करे एक्स्ट्रा। अब तुम बोलोगे सर एम्प्लॉय की गलती है, तो एम्प्लॉय के एंगल से बोलूंगा भाई एम्प्लॉय क्यों काम करे, फ्री में तो थोड़ी बैठे,
एक्स्ट्रा पे करोगे तो करूंगा, नहीं एक्स्ट्रा पे तो किस बात का करूं, राइट? तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, ये ओनर और एम्प्लॉय के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अराइज होता है, क्योंकि मैनेजर क्या है, ये एक लिंक है ओनर और वर्कर के बीच में। ओनर जो बोलता है कि भाई मेरे को इस साल प्रॉफिट चाहिए, तो मैनेजर क्या करेगा, उसके हिसाब से वर्कर से काम करवाएगा, और जब काम करवाएगा तो क्या अराइज हो जाएगा, बताइए, कॉन्फ्लिक्ट। समझ आया? ऑब्वियस की बात है कि ये चीज टेलर ने ऑब्जर्व की होगी कि भाई कुछ कंपनीज में ये प्रॉब्लम्स है और अच्छी अच्छी कंपनी में भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो तब टेलर ने देखा कि बड़ी कंपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, राइट? तो इससे क्या बोला, सबसे पहली बात तो यही बोला कि कॉन्फ्लिक्ट्स हेल्प्स नन। देखो, अगर आप दोनों अपने ईगो पे रहोगे तो ना कोई मैनेजर का फायदा होने वाला है, ना कोई वर्कर का फायदा होने वाला है, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या है, मिलजुल के काम करो, भाईचारा रखो। भाईचारा मतलब आई मीन टू से कि एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर फैमिली थोड़ी है, धंधा करना है, एम्प्लॉय अपना पैसा कमाना है, एंड वी आर वेरी प्रैक्टिकल सर, मैनेजर भी प्रैक्टिस करना है। अब ये क्या हार्मनी क्या होती है? हार्मनी मतलब, सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि देश कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स नन। पहले तुम ये समझ लो कि अगर मैनेजर नहीं सुनेगा या वर्कर नहीं सुनेगा, उससे ना मैनेजर को फायदा ना ही वर्कर्स को फायदा, राइट? दैट इज कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स नन। दे शुड बी कंप्लीट हार्मनी। अब सवाल है कि सर ये हार्मनी लाए कैसे, दोनों समझने को तैयार नहीं है, राइट? सबसे पहली चीज जीवन में ये याद रख लेना कि एम्प्लॉय को भी समझाओ और मैनेजर को भी समझाओ कि यू बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये समझ लो जी। मैनेजर का बोल देख, ऐसा मत समझ कि कल अगर वो एम्प्लॉय चला गया दूसरा तो ला सकता है, ये गलती मत करना। क्यों? क्यों? बोथ आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वर्कर जो दूसरा है वो इसका काम रिप्लेस नहीं कर सकता। सर इतने सालों से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस है, नया एम्प्लॉय टाइम लेगा, लॉक नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। तो पहले ये समझ ले कि वो भी इंपॉर्टेंट है, और वर्कर को भी समझा देख काम तो करना ही पड़ेगा, तो मैनेजर के साथ अगर तू बनेगा नहीं तो तेरी को भी तकलीफ आएगी। एक बात बताओ, अगर सामने वाला अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट है, एकदम काम का बंदा है, क्या हम उसे लड़ेंगे? हम गधे ही होंगे जो उसे लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए तो नहीं लड़ सकता, जिस दिन लगा ये काम का नहीं है उस दिन मैं जाके लड़ लूंगा, है ना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, दोनों को समझाया कि बोथ आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड फॉर विच ये इस चीज को समझने के लिए आपको चाहिए कंप्लीट मेंटल, क्या लिखा है, रेवोल्यूशन। अपनी सोच बदलो। दोनों को समझाया, क्या समझाया? अपनी सोच बदलो। वो किस तरह की सोच बदले सर? क्या बोला अभी तक, क्या क्या समझा हमने, बताइए? कि जब भी हम दूसरों से काम करवाते हैं क्या राइज होता है गाइस, कम ऑन। और तब टेलर आके क्या बोलता है, भाई ये कॉन्फ्लिक्ट किसी की मदद करने वाला, दोनों के बीच में कंप्लीट क्या होनी चाहिए, और अगर हार्मनी चाहिए तो दोनों समझ लो पहले भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, मैनेजर भी इंपॉर्टेंट है, वर्कर भी। इसलिए अपनी सोच बदलो। सर सोच कैसे बदले? सबसे पहले जाओ और समझाओ वर्कर को कि देख तुझसे मैनेजर क्या एक्सपेक्ट करता है, दो चीजें तुझसे एक्सेप्ट करता है तो वो कर ले, तेरी जो नीड है ना बाद में फुलफिल हो जाएगी, राइट? पे तेरी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजर? वर्क हार्ड। क्या ये एक्सपेक्टेशन गलत है? सर आप काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप मेहनत करोगे तो आपको भी फायदा, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा। दूसरा, एक्सेप्ट द चेंजेस। अगर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस लाता है, एक्सेप्ट करो, डोंट रेजिस्ट, क्योंकि ये चेंजेस वो अपने लिए नहीं ला रहा है, वो किसके लिए ला रहा है बताइए? ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? वर्कर बोलेगा मैं करने को तैयार हूं, बदले में क्या? बदले में मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? दैट्स वेयर ही सेड टू द मैनेजर कि देख बेटा, तू अगर उससे काम एक्स्ट्रा करवा रहा है, तू उसको बोल रहा है कि मेहनत कर, चेंजेस एक्सेप्ट कर, तो सर कोई फ्री में करने वाला, तो ऑब्वियसली मैनेजर बोलेगा मैं लॉस में कहां से दूं? ही सेड लॉस में मत है, क्या दे सकता है उसको? शेयर द गेन विथ वर्कर। सर अगर लॉस में आप नहीं दे सकते, फायदे में तो दे दो। इसके लिए कंपनी क्या करती है?
क्या कहा? अगर नुकसान में मत दो, फायदे में तो दो। इसलिए कंपनी क्या करती है? तुमने कभी सीने सुना है काम? ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कितने लोगों ने सुना है ये? नहीं सुना है, राइट? हर कंपनी अपने कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, अपने एम्प्लॉयज को देती है एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। अगर कंपनी में आज रिलायंस के शेयर 500 में है, हम आपको 200 में देंगे। अब ये शेयर का फायदा क्या है? कि अगर आप मेहनत करोगे तो कंपनी का फायदा होगा, कंपनी का फायदा होगा तो कंपनी के क्या बढ़ेंगे? शेयर। और शेयर का बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? दैट इज व्हाट ही सेड। जो वर्कर को चाहिए तुम दो, दैट इज शेयर द गेन। एंड वर्कर को क्या समझा है? वर्क हार्ड एंड एक्सेप्ट द चेंजेस। ये हारमनी रहेगी तो ही दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यही बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। बड़ी कंपनी समझती है कि वर्कर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैनेजर। तो वर्कर को शेयर करती है गेन, कि कंपनी को फायदा हुआ है, पैसा दो। तुमने सुना होगा, सूरत में एक बहुत बड़ा एक डायमंड मर्चेंट है, वो हर दिवाली में क्या गिफ्ट देता है? एम्प्लॉय को 3 कैटेगरी में बांटता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मर्सिडीज देता है। जो सेकंड अच्छा परफॉर्म करता है उसको कोई गोल्ड का वैल्यू का अमाउंट देता है। जो थोड़ा कम परफॉर्म किया उसको भी कम से कम 15-20 लाख का अमाउंट देता है। ही इज वेरी फेमस इन सूरत। वाई? तो इतना क्यों कर रहा है वो? उसको पता है कि अगर तुम काम करोगे तो ही तो मुझे फायदा होगा। तुम कोई भी बड़ी कंपनी आज उठा के देख लेना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, रिलायंस, ये सब अपना शेयर जब फायदा होता है कंपनी को, किसको बांटते हैं बताइए? वर्कर को। या तो बोनस के फॉर्म में, या तो कंपनी का शेयर दे देते हैं, या तो कोई और टाइप का बेनिफिट दे देते हैं। पर बेनिफिट जरूर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वर्कर से मेहनत करानी है तो यू नीड टू शेयर द गेन विद द वर्कर। इज दैट क्लियर गाइस? यही है, इस प्रिंसिपल का नाम क्या है गाइस? कम ऑन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्लियर? अगर तुम कोई स्टार्टअप में जाओगे, तुमसे हो सकता है 15-16 घंटे काम करवाए एक दिन में, जी हाँ, पर पैसा भी वैसे ही देंगे। अगर नॉर्मल कंपनी आपको 10-12 लाख का पैकेज देती है, स्टार्टअप आपको 20 लाख का पैकेज देगा। तो पैसा ज़्यादा दे रहा है तो वर्कर खुश। तो वर्कर से वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? वर्क हार्ड एंड एक्सेप्ट दी चेंजेस। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल जो टेलर ने कहा है। इस प्रिंसिपल का नाम क्या गाइस? कम ऑन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या कहता है गाइस? कम ऑन, फिर से। मैनेजर क्या बोलता है जब हम दूसरों से काम करवाते हैं? क्या राइज होता है? तब टेलर ने क्या बोला? कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स, राइट? दे शुड बी कंप्लीट हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या? अच्छा एक बात बताओ सर, ये नहीं करके उस वर्कर को हटाने से सोल्यूशन मिल जाता? सर क्यों? क्योंकि दूसरा वर्कर भी तो वही एक्सपेक्ट करेगा ना। ये तो सबकी मेंटालिटी है ना कि सर अगर आप मेहनत कराओगे तो बिना पैसे के कोई मेहनत करने वाला। तो फिर ऑटोमेटिकली आपको यही प्रिंसिपल पे आना पड़ेगा जो कहता है कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स नन, दे शुड बी कंप्लीट। किस तरह की हार्मनी? कि बोथ शुड अंडरस्टैंड बोथ आर, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अपनी सोच को बदलो, उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट। अपनी सोच बदलो। कैसे बदलोगे? वर्कर को बोला W फॉर वर्कर, W फॉर वर्क हार्ड एक्सेप्ट द। और मैनेजर को क्या बोला? भाई शेयर करो ना। इज दैट क्लियर गाइस? क्या पहला प्रिंसिपल सबको क्लियर है? आर वी गुड? राइट, चलिए दूसरे प्रिंसिपल पे। आज दूसरा प्रिंसिपल वन ऑफ माय फेवरेट प्रिंसिपल है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अ वेरी गुड प्रिंसिपल, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। एंड आई थिंक दिस अप्लाई नॉट ओनली इन बिजनेस, यू कैन अप्लाई दिस इन वट एवर एक्टिविटी यू डू। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अब ये क्या कहता है इसको समझते हैं, ठीक है? अज्यूम करो कि मुझे एक स्टार्टअप खोलना है एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट मैनेजमेंट, आई हैव नो आइडिया अबाउट प्रिंसिपल्स, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट हु इज टेलर, हु इज फेयल, मुझे तो कुछ भी नहीं आइडिया। तो अपने 3 लोगों के पास गए, ठीक है? पर्सन ए, तो कोई भी नाम है, पर्सन बी एंड पर्सन सी। सर ये 3 कौन है? ये 3 हो सकते हैं जिन्होंने बिजनेस में अच्छा किया या कुछ कर रहे हैं। मैं इनके पास गया ये जानने के लिए कि बिजनेस सक्सेस होने का मंत्र क्या है। पहले भाई साहब के पास गया पर्सन ए। पर्सन ए ने बोला देख, जब मैंने बिजनेस शुरू किया मैंने कुछ सोचा नहीं, बस मेहनत किया, जो काम आया मेहनत किया, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं किया, मेहनत करता गया करता गया करता गया, जब आ गया तो धंधा चल गया। इसको लगा 25 साल बिजनेस करने में, बट इसका एक ही मंत्र था, और वो मंत्र क्या था? वर्क हार्ड। अब मैं पर्सन बी के पास गया। पर्सन बी है अपना सिस्टम वाला, आई तुम समझ चुके हो कौन है, कोई भी सिस्टम। ही सेड ये वर्क हार्ड ये पुराने जमाने का है, क्या बनाने का? एक सिस्टम। हर चीज का एक क्या बनाओ? सिस्टम। सिस्टम ऐसा बनाओ
कि धंधा अपने आप चल जाएगा। सिस्टम नहीं तो काम खराब हो जाएगा, सिस्टम बनाओ। बोला ठीक है, इसने भी किया, इसने भी बिजनेस सक्सेस किया। अब पर्सन सी के पास गया। पर्सन सी इज हाईली मोटिवेटेड। वो मतलब वो देखता है प्रॉब्लम्स, मतलब ही इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। इसने बोला क्या है ये वर्क हार्ड, एम्प्लॉय से काम कराएंगे, मोटिवेट करो बस उसको, अपने को काम नहीं करने का, अपने को क्या करने का, खाली मोटिवेट करने का। कोई आता है तो क्या बोलने का, अरे तू तो अपना बच्चा है, हो जाएगा, राइट। तो हर एक से मोटिवेट करो। एम्प्लॉय ऐसे प्रॉब्लम है, अरे हो जाएगा, तू कर लेगा, मुझे पता नहीं कैसे करने का है, क्या करते हैं का, हो जाएगा, मैं हूं तेरे पीछे, हालांकि मुझे भी पता नहीं है, बट एम्प्लॉय को क्या लगने का कि तुम नहीं तो मैं पीछे हूं ही, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेगा। दैट मीन्स, हाँ ठीक है, दैट इज व्हाट मोटिवेट, राइट। सो वन सेज वर्क हार्ड, वन इज एक सिस्टम बनाओ, तीसरा से खाली तू मोटिवेट कर अपने आप। एम्प्लॉय आया, प्रॉब्लम आया तो बोल तू कर ले, तू ही कर लेगा, तेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। उतना मोटिवेशन कर दो कि वो भाई साहब कर लेगा काम, राइट। इट इज हिज वे। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। व्हाई आई एम कंफ्यूज्ड? बिकॉज ही सेज डिफरेंट मैनेजर हियर, इसने डिफरेंट मैनेजर बोला, यहाँ पे डिफरेंट ओनेजर बोलो। डिफरेंट मैनेजर हैज डिफरेंट रूल ऑफ थंब। व्हाट इज मीन बाय रूल ऑफ थंब? अपना तरीका। रूल ऑफ थंब मतलब अंगूठा नहीं, रूल ऑफ थंब का मतलब है हर एक का अपना तरीका है धंधे को चलाने का। एंड ये चीज फेयोल फेयोल ने भी, टेलर ने भी ऑब्जर्व की कि हर बिजनेस का अपना अपना एक तरीका होगा। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट मैं कौन सा तरीका फॉलो करूं? शुड आई ब्रिंग इन सिस्टम? शुड आई जस्ट ओनली मोटिवेट? शुड आई जस्ट वर्क हार्ड? मतलब बाकी सब चीजें है गाइस, ऐसा नहीं है कि वो खाली मोटिवेट करता है, वो भी वर्क हार्ड करता है, वो भी सिस्टम बनाता है, बट वो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है? मोटिवेशन को। कहने का मतलब ये है, वो खाली सुबह से शुरू नहीं कर देता भाषण देना। आई मीन ये ज्यादा अपना किसका फोकस ज्यादा दे रहा है? सिस्टम। ये दोनों चीजें भी करता है, और ये क्या बोल रहा है, मेरे लिए बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वर्क हार्ड। मतलब वेटेज की बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ ना, राइट। तो अब मुझे नहीं पता मैं अपने बिजनेस में किसको लाऊं। सो ही सेड डिफरेंट मैनेजर्स फॉलो डिफरेंट rule of thumb. He said all would not be equally effective. इसका मतलब क्या होता है all would not be equally effective? सब थोड़ी बढ़िया हो सकते हैं, है ना। इसका सिस्टम बढ़िया, इसका मेहनत बढ़िया, इसका मोटिवेशन बढ़िया, क्या सभी लोग अच्छे हैं? नहीं ना। तो टेलर यही बोलता है हर मैनेजर का अपना अपना तरीका होगा, और सब तरीके बेस्ट तरीके नहीं हो सकते। तो अपने क्या करेंगे, कैसे करें फिर? तो ही सेड सर लाइफ में एक ही चीज करो, फॉलो। तो क्या वापस साइंस पढ़े सर? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है? नहीं। व्हाट इज साइंस? साइंस का मतलब है थ्रू आप अपना मेथड खुद ढूंढो। मैंने बोला सर कैसे ढूंढे? तो उसने बोला थ्रू स्टडी। आदमी का उद्धार हुआ है तो इसे ही हुआ है, दैट इज फॉर स्टडी एंड एनालिसिस। ही सेड किसी की बात मत सुनो, खुद स्टडी करो, खुद एनालाइज करो, आपके बिजनेस का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। दैट इज व्हाट से साइंस। साइंस डज नॉट से कि इसकी बात सही है, इसकी बात सही है। साइंस के एविडेंस चाहिए। एविडेंस तब मिलता है जब आप क्या करते हो, किसी टॉपिक पे रिसर्च। आई गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मुझे मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, उसका क्या बेस्ट तरीका है, तो आप स्टडी करो। क्या स्टडी करोगे? इतनी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने सेल्स बढ़ाया है, तो उन्होंने कैसे किया होगा, स्टडी करते जाओ। हम उसके 3 स्टेप है जो अभी हम करने वाले हैं। उस स्टडी करने के बाद आपको मिलेगा वो आपके बिजनेस का बेस्ट तरीका। एक बार अगर आपने वो ढूंढ लिया, फिर उसको किससे रिप्लेस करोगे बताइए? किससे रिप्लेस करोगे? रूल ऑफ थंब। मतलब ये जो तरीके हैं इससे रिप्लेस कर दो, इनके कोई तरीके नहीं फॉलो करोगे। तुम क्या तरीके से ढूंढोगे बताइए? थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ये कौन सा कहता है बताइए? साइंस, नॉट अ रूल ऑफ थंब। समझ आया? रूल ऑफ थंब मतलब हर एक का तरीका मत फॉलो करो, किसका तरीका फॉलो करो? साइंस। एंड व्हाट इज साइंस? साइंस इज स्टडी। क्योंकि जब आप स्टडी करोगे आप एविडेंस इकट्ठा करोगे, एविडेंस आपको सपोर्ट करेगा कौन सा तरीका बेस्ट है। समझ आया? कैसे फिर से व्हाट डू यू मीन बाय साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब? क्या बोलता था? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, जल्दी बताइए।
डिफरेंट मैनेजर्स फॉलो डिफरेंट, क्या सभी इक्वली इफेक्टिव हो सकते हैं? तो उसने क्या बोला, क्या करो आप, थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस आप क्या ढूंढोगे, बेस्ट मेथड। आपको ढूंढना है बेस्ट मेथड। आप बेस्ट मेथड कैसे ढूंढोगे, थ्रू स्टडी एंड, और उसके बाद वो किसको रिप्लेस करेगा बताइए, रूल ऑफ थंब। सर समझ तो गया, पर स्टडी कैसे करें वो तो बताओ। तो स्टडी करने के 3 फॉर्मूला है। स्टडी करने के 3 फॉर्मूला है, इन्वेस्टिगेट, यूनिफाई, डेवलप। क्या बोला, 3, व्हाट इज 3 फॉर्मूला, इन्वेस्टिगेट, यूनिफाई, डेवलप। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब पढ़ो, ढूंढो हर एक जन ने क्या तरीके फॉलो किए थे, इसका भी स्टडी करो, इसका भी स्टडी करो, इसका भी स्टडी करो, और भी बेस्ट उठाओ। अब से जितनी पढ़ाई हो सकती है पहले डेटा कलेक्ट करो। इज दैट क्लियर? राइट, दैट मेथड इज नोन एज व्हाट, इन्वेस्टिगेट ऑल द ट्रेडिशनल मेथड्स। सर ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या होता है, अरे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रेडिशनल मेथड? ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो इतने सालों से सब फॉलो करते आ रहे, इन्वेस्टिगेट करो, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब होता है यूनिफाई। यूनिफाई का मतलब क्या, सर हर बिजनेस का ना कुछ तो एक ऐसी चीज होगी जो आपको पसंद आया होगा, अरे यार इसका बेचने का तरीका अच्छा है, इसका एडवर्टाइज करने का तरीका अच्छा है, इसका पर्सनल सेलिंग करने का तरीका अच्छा है, इसका कैश डिस्काउंट देने का तरीका अच्छा है। समझ आ रहा है? तो तुम्हें मिलेंगे अच्छे अच्छे तरीके अलग अलग कंपनी को, उसको आप सब मिलके क्या करो, यूनिफाई करो। यूनिफाई क्या करोगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस। इतने मेथड्स आपने पढ़े हैं, उसमें से कुछ तो अच्छा लगा होगा, एक एक को पिक करो, दैट्स कॉल्ड यूनिफाई। और अब जो डेवलप होगा वो कौन सा मेथड डेवलप होगा, योर स्टैंडर्ड मेथड। और ये स्टैंडर्ड मेथड किसको रिप्लेस करेगा बताइए, रूल ऑफ। इज दैट क्लियर? राइट, हर कंपनी यही करती है, हर कंपनी पहले रिसर्च करती है। राइट, कोई भी कंपनी, आज सपोज एआई सीख रहे हो, तुम्हें अगर एआई सीखना है तो तुम्हें खुद को भी नहीं पता, बिकॉज यू शुड नो दैट गाइस के यहाँ से अगर आप बिना एआई नहीं चल सकते अगले 5 साल तक। बट इज देयर एनी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन जो आपको एआई सिखाए? नहीं। किसी से पूछने जाओगे, हर एक के अलग अलग तरीके होंगे। राइट, हाउ विल आई नो कि मुझे कौन सा तरीका फॉलो करना है गाइस, प्लीज आंसर, हाउ विल आई नो? राइट, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टडी करूंगा कितने प्रोग्राम्स है मार्केट में। राइट, कितने सारे प्रोग्राम्स है जो एआई सिखाते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अब मैं यूनिफाई करूंगा, मतलब पिक करूंगा कौन सा मेरे लिए सही है। मुझे क्या सीखना है, मुझे क्लॉड एआई सीखना है, मुझे प्रेजेंटेशन सीखना है, मेरे लिए क्या काम क्या है, मैं सब कुछ तो सीख नहीं सकता, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना है, मैं इनमें से सर्च करूंगा किसका तरीका बढ़िया है। सर वो तरीका कैसे ढूंढा जा सकता है, पढ़ लो रिव्यू, पढ़ लो गूगल रिव्यू, उसके लिए भी एआई यूज कर सकते हैं, जो भी हो आप ढूंढोगे कि हाँ इसका एआई करना है, इसका एआई करना है, इसका एआई करना है, ये आपने उठा लिया। अब ये रिप्लेस कर लो आपका रूल ऑफ थंब कि मेरा यही, इनसे ही मुझे अपना एआई का कोर्स कंप्लीट करना है। इट कैन बी एनीथिंग गाइस, दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड। हर एक के आइडियाज लो, उसमें से पिक करो जो आपके लिए काम के हैं, और अपना खुद का मेथड डेवलप करो, बिकॉज हर एक के तरीके से आप नहीं चल सकते। दैट्स कॉल्ड स्टडी एंड एनालिसिस। इन्वेस्टिगेट, यूनिफाई, डेवलप। क्या बोला, इन्वेस्टिगेट, यूनिफाई, डेवलप। कोई भी बेस्ट मेथड ढूंढना है, यही वो 3 तरीके हैं। आया समझ, क्लियर हुआ? राइट, राइट, इसका एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। राइट, मैंने बताया होगा तुम्हें ब्रिटिश का एक साइकिल कंपनी, नहीं बताया एग्जांपल, उसकी रेसिंग में वो नंबर 1 आया था। राइट, सो क्या हुआ था कि ब्रिटिश, जैसे कार की रेसिंग होती है वैसे ही साइकिल्स की रेसिंग्स होती है, और जिस कंपनी साइकिल की रेसिंग में अच्छा करेगा ऑब्वियसली उसकी साइकिल वर्ल्ड में ज्यादा बिकेगी। तो ब्रिटिशर्स की जो साइकिल की कंपनी थी वो कभी टॉप 5 में भी नहीं आती थी, टॉप 5 में भी नहीं आती थी। तो उन्होंने कोच को हायर किया जिसने किताब लिखी है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक हैबिट्स। उसने क्या किया, उसने इन्वेस्टिगेट किया। पहले क्या इन्वेस्टिगेट किया कि एक साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या तरीके से आप फर्स्ट आ सकते हो, मतलब साइकिल के बारे में स्टडी की, ड्राइवर के बारे में स्टडी की, सॉरी जो राइड करने वाला, ड्राइवर नहीं आई मीन जो साइकिल राइड करने वाला है उसके बारे में स्टडी की। उसने इतना राइड किया कि एक साइकिल के आइडियल क्या टेम्परेचर होना, सॉरी टेम्परेचर क्या, एयर प्रेशर होना चाहिए टायर पे, कौन से वेदर पे, एक
जो पर्सन जो साइकिल चला रहा है उसका क्या आइडियल वेट होना चाहिए, उसका बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए, उसका जो लेदर है जिसपे वो बैठने वाला है वो कितना कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि वो और अच्छे से पेडल कर सके। मतलब उसने एक एक छोटी छोटी माइनर चीजों पे, इवन द डाइट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, सब पे इन्वेस्टिगेट किया। ही आइडेंटिफाई हर एक का क्या क्या बेस्ट तरीका है। ही सेड एवरी डे मैं एक एक पर्सन इंप्रूवमेंट करूंगा, हर दिन मैं ढूंढूंगा इसमें से क्या क्या एक तरीका बेस्ट है, दैट्स कॉल्ड यूनिफाई। और उसने फिर डेवलप किया द स्टैंडर्ड मेथड, राइट। एंड उसके बाद उसकी कंपनी पिछले अगले 4 सालों तक नंबर 1 रही। तो तरीका क्या है, यही तरीका है जो हर कंपनी फॉलो करती है, दैट इज इन्वेस्टिगेट, यूनिफाई, डेवलप। इन्वेस्टिगेट ऑल द मेथड्स, उसमें से पिक करो बेस्ट मेथड जो आपको लगता है, और उससे जो डेवलप होगा उस मेथड को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेथड। इज दैट क्लियर गाइस? इस प्रिंसिपल का नाम क्या है गाइस, कम ऑन, साइंस नॉट अ, ये क्या बोलता है, अलग मैनेजर, डिफरेंट मैनेजर्स फॉलो डिफरेंट, सभी इक्वली इफेक्टिव। आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, बेस्ट मेथड। कैसे ढूंढेंगे बेस्ट मेथड, फिर जो मेथड तुमने ढूंढा वो किसको रिप्लेस होगा, व्हाट इज स्टडी एंड एनालिसिस, इन्वेस्टिगेट ऑल योर ट्रेडिशनल मेथड, यूनिफाई दोस बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब जो डेवलप होगा दैट विल बी योर स्टैंडर्ड मेथड। इज दैट क्लियर गाइस, समझ आया, राइट। इसके पहले वाला आ जाओ, पहले वाला कौन सा था, हार्मनी, ये क्लियर है ना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता था, सर जब भी आप दूसरों से काम करवाते हो तो क्या अराइज हो सकता है, तो टेलर आके क्या बोलता है, कॉन्फ्लिक्ट, दे शुड बी कंप्लीट। हार्मनी मतलब भाईचारा रखो, और उसके लिए अपनी सोच को बदलो, मतलब कंप्लीट सच दैट, पहले वर्कर को क्या बोला, डब्ल्यू फॉर वर्कर, डब्ल्यू फॉर वर्क एंड एक्सेप्ट द, और मैनेजर को क्या बोला। इज दैट क्लियर गाइस, सबको समझ आया, राइट। अब हम आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पे। ओके गाइस, नाउ जो प्रिंसिपल का नाम क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। इसको ना समझने के लिए अपने मूवी याद करते हैं, गब्बर वाली मूवी देखिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शोले गाइस, आज की गब्बर, अक्षय कुमार वाली, कितने लोगों ने देखी है, पक्का सबने देखी है, अरे ग्रेट यार, नहीं देखी, अरे बहुत बहुत अच्छी मूवी, यू शुड वॉच इट, है ना। तो उसमें ना मैं कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ, गेस कर सकते हो कौन से कैरेक्टर के बारे में बात करना, नहीं 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 नहीं, अपना ये क्या नाम है यार, वो जो इंस्पेक्टर था ना, जो सोचा वो आइडिया आइडिया, सुनील ग्रोवर, है ना, सुनील ग्रोवर, ठीक है। ही वॉज अ जो उसने एज अ पुलिस इंस्पेक्टर था आउट ऑफ हिज मेरिट, बट वो बहुत ही लोअर लेवल पे था, और एक ऊपर उसके ऊपर बहुत सारे इंस्पेक्टर थे, है ना। तो ये लोग सब सोच रहे थे कि गब्बर को कैसे पकड़े, थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ ना सर, क्या चल रहा है ना, राइट। तो ये चीज याद रखना, कोई मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको वहां तक आने से पहले शुरुआत कर रहा हूँ कि ये बोल रहा है टेलर कि दे शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। ये बोला है कि क्या होना चाहिए दोनों के बीच में, कंप्लीट कोऑपरेशन, मतलब मिलजुल के, किसके भी साथ, मैनेजर को भी एंड वर्कर को भी, ठीक है। उसके लिए पहले मैनेजमेंट को समझाने के लिए उसने 3 बात बताई कि भाई मैनेजर को क्या समझना चाहिए कि मैं मिलजुल के काम कब हो सकता है। तो अगर तुम स्टोरी देखोगे ना तो वो लोग गब्बर को ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, पर सुनील ग्रोवर ने कुछ क्रैक किया। क्या क्रैक किया, कि उन सब जितने लोग हैं जहां पे करप्शन हो रहा है, उनमें से हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक है जो ईमानदार था और वही टिप दे रहा था, पर उन उन कॉमन लोगों में भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था। भाई जो सबसे ईमानदार है उन सब में क्या कॉमन था, तो सबका जो कॉलेज था वो सेम था। भाई साहब को आइडिया तो आया, और जैसे ही उसने अपने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि सर मेरे पास, मुझे पता है कि हम कैसे गब्बर को ढूंढ सकते हैं, क्या उन्होंने उसकी बात सुनी, क्या बोला, तू बताएगा, तू जा समोसा ले गया, कोल्ड ड्रिंक ले गया, है ना। वो अपना आइडिया जैसे देता उस पर चिल्ला देते थे। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है, होता है, बहुत बार होता है। सर क्यों होता है, मैं समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम उस पोजीशन पे आ जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में 20 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मेरी एग्जाम्पल ले लेते हो, ठीक है, क्या कंपनी की बात है, अब मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियस की बात है, चाहे या ना चाहे मेरे में थोड़ा लेवल ऑफ ईगो तो आ ही जाता है कि यार अब तुम बच्चे सिखाओगे मुझे कि मुझे क्या सिखाना है। होता ही है, बहुत बार हुआ है, काफी बार मेरे साथ हुआ है। क्यों होता है, बिकॉज एक चीजें आ जाती है कि सर हमको इतना आता है, तुम अभी नीचे हो और तुम हमें सजेशन दोगे, तो वो हमारा जो अंदर का जो ईगो लेवल है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है,
राइट। क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं ना वो कहाँ पे काम करते हैं, फील्ड लेवल पे। जो मैनेजर होते हैं वो ऑफिस लेवल पे काम कर सकते हैं। आई एग्री कि जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, सब स्ट्रैटेजीज होते हैं, उन्होंने कंपनी को आगे लेके आए। बट जरूरी है कि जो वर्कर जो आइडिया देगा वो गलत ही होगा? नहीं ना, मतलब क्यों, क्या गलत है अगर वो अपना आइडिया दे? तो यही चीज तो उसके साथ भी हुआ था। तो बार बार जब वो कुछ आइडिया दे रहा था, वो पुलिस वाले क्या बोल रहे थे कि तेरे आइडिया की मुझे कोई जरूरत नहीं है, उसकी सुनी नहीं। फिर प्लॉट में एक चेंज आया। कौन चेंज आया? एक सीबीआई ऑफिसर है ना। और जब उसने उसकी आइडिया सुनी, क्या किया उसको, जो मोटा इंस्पेक्टर था उसको समोसा लेके आ और उसको बाजू में बिठाया। और यहीं से पहला पॉइंट टेलर कहता है, एक्सेप्ट इफ देर इज एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। कौन देता है बताइए? वर्कर। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देता है वर्कर। राइट। अब मूवी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फिर अगर तुमने मूवी में देखा हो तो आगे के सीन में ऐसा हो रहा है कि वो जो बड़े बड़े इंस्पेक्टर है वो तो पीछे चले गए, जो सीबीआई ऑफिसर है उसके बाजू में ही क्या है, वो घूम रहा है। एक सेकंड। जो भी सजेशंस वो आगे जितने भी जगह जा रहा है उसको लेके चल रहा है। तो यही बोला कि अच्छा नहीं वो छोड़ो, उसके पहले क्या हुआ था, जैसे ही उसने अच्छा सजेशन दिया पहली चीज ही उसने क्या की पता है, टेबल पे उसको बाजू में बिठाया। मतलब क्या किया, रिवॉर्ड। सर अगर कोई अच्छा सजेशन दे रहा है वो एक बार देगा, अगर उससे उसको फायदा नहीं हो रहा है ना वो दूसरी बात देगा नहीं। एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, अगर उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है तो उसको क्या दो, रिवॉर्ड। एंड थर्ड, कंसिडर हिम फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। कि भाई अगर ये काम का बंदा है तो फिर लाओ ना कमिटी में। राइट। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एवरी मंथ देर इज अ मीटिंग्स जो होती है जहां एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं और एम्प्लॉय अपना फीडबैक देते हैं कि कैसे हम इंप्रूवमेंट ला सके। इज दैट क्लियर? ये चीजें होनी बहुत जरूरी है, तभी कोऑपरेशन होता है, तभी वर्कर को लगता है हाँ मेरी सोच की भी कोई वैल्यू है। इज दैट क्लियर गाइस? तो फर्स्ट चीज क्या बोला बताइए, एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस गिवन बाय द वर्कर। अच्छा लगा तो उन्हें क्या करो, और फ्यूचर डिसीजन में उन्हें क्या करो बताइए, कंसिडर। राइट। ये समझ गए? अब भाई खाली मैनेजर को नहीं समझाना है, वर्कर को भी समझाना है। राइट। वर्कर को एक चीज समझाई कि देख, पहली चीज बहुत सिंपल सी समझाई, डोंट मेक अननेसेसरी डिमांड। व्हाट यू मीन बाय अननेसेसरी डिमांड? देख, मैनेजर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, बट आप ऐसे डिमांड करोगे जो मैनेजर के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में कभी कॉपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। वर्कर्स बहुत बार स्ट्राइक पे जाते हैं। अगर जेन्यून डिमांड है तो मैनेजर समझेंगे, पर अगर जेन्यून नहीं है डोंट एक्सपेक्ट कि मैनेजर समझेंगे, बिकॉज कॉपरेशन पॉसिबल ही। सो डोंट मेक अननेसेसरी, और उसके लिए फालतू का स्ट्राइक पे तो जाने का ही नहीं। एक तो अननेसेसरी डिमांड मत कर, एंड उसके लिए फालतू का, एंड ट्राई कर कि जितना हो सके इनके साथ क्या करेगा, इसका मॉन कॉपरेट। दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। राइट। याद हो गया? मैनेजर का काम सर क्या होता है, क्या बोला इस प्रिंसिपल में, कि दे शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड, और आप चाहते हो कि दोनों के बीच में कंप्लीट कॉपरेशन है, होना चाहिए, तो सबसे पहले किसको समझाया, मैनेजर को। सर क्या समझाया मैनेजर को, एक्सेप्ट करो, कोई भी अच्छा लगा फायदा हुआ तो उन्हें क्या दो, और फ्यूचर के हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में उन्हें, ये मैनेजर को सर। वर्कर को बोला देख फालतू का, अरे डोंट मेक अननेसेसरी डिमांड, और उसके लिए ट्राई टू कोऑपरेट विद द वर्कर। राइट। इसे कहते हैं दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्योंकि ये बेसिकली वही चीज को कह रहा है, एक तो कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट मत करो, और एक दूसरा क्या कह रहा है, कोऑपरेट करो। समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को याद हो गया? अरे वाह, चलो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब याद है? पहले कॉन्फ्लिक्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता है, डोंट ए हार्मनी। मैनेजर का काम है दूसरों से काम करवाना, और जब दूसरों से काम करवाते तो क्या अराइज होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो टेलर आके क्या बोलता है, दे शुड बी कंप्लीट
भाईचारा, भाईचारा एग्जाम में मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना सर ये भाईचारा, प्लीज दे शुड बी कंप्लीट हार्मनी। उसके लिए दोनों को क्या बदलनी है, अपनी सोच। उसके लिए बहुत भारी शब्द है, क्या है भारी शब्द, सोचो ये तुम नोट्स में लिखो और मैम चेक कर ले। हाय क्या मार्क्स है ये, वेरी गुड ने। सच दैट मैनेजर को बोला अरे तुम आ जाके टेक्स्ट बुक खोलना, गलती से पर खोलना एक बार, यही शब्द है, और तुम्हें लगेगा शिट मुझे ये आने लगे, इतना इजी है। चलो मैंने वर्कर को बोला वर्कर शुड वर्क एंड एक्सेप्ट द, एंड मैनेजर को बोला गेन विद द वर्कर। गाइस दूसरा प्रिंसिपल कौन सा था, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, जो कहते हैं डिफरेंट मैनेजर्स फॉलो डिफरेंट, क्या सभी इक्वली इफेक्टिव हो सकते हैं, तो अपने को क्या ढूंढने का है, ए क्या वो उसके लिए क्या करेंगे, राइट और फिर जो मेथड मिलेगा वो किसको रिप्लेस हो जाएगा। अब स्टडी एनालिसिस का याद है ना, इन्वेस्टिगेट ऑल द मेथड्स, यूनिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब जो डेवलप होगा वो क्या होगा, इज दैट क्लियर। तीसरा कौन सा था, कॉपरेशन नॉट, ये क्या बोलता था गाइस, कम ऑन, दे शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड, पहले मैनेजमेंट को बोला देख एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टिव, फायदा हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन को तो उससे क्या दो, और हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में उसको, वर्कर को मिला डोंट मेक, और उसके लिए, इज दैट क्लियर गाइस, राइट। क्या हम चौथा प्रिंसिपल करें, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल अगर तुमने सीख लिया ना, एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ही अच्छा है जितने अच्छे उसके एम्प्लॉय, और तुम ये सोचते हो कि आपको एम्प्लॉय अच्छे मिलेंगे तो आपसे बड़े गधे कोई नहीं है। एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिलते हैं, एम्प्लॉय को अच्छा, राइट। अब अच्छा मतलब मैंने मैनेजमेंट में दो शब्द से कहा था, है ना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो ये प्रिंसिपल वही कहता है मैनेजर को इफेक्टिव और एफिशिएंट कैसे बनाए, है ना। तो टेलर ने देखा कि मैनेजर बोल रहा था मेरा मैनेजर एकदम मेरा वर्कर एकदम घटिया, कुछ नहीं आता, ए काम ए बोलता हूँ वो काम जाके सी करता है, राइट। आई मीन टू से कि कुछ ये काम जाने को मैं बोलता हूँ वो कुछ करके आता है, मतलब उसको नई काम देना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। तो उसने बोला कि एम्प्लॉय को काम क्यों दूं, तो टेलर बोलता है कि उसमें गधा वो नहीं है, गधे तुम हो। क्यों, क्योंकि सिलेक्ट ही क्यों किया, राइट। राइट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन के वक्त ही अपना बेस्ट प्रोसेस लगवाओ ताकि आपको कैसा कैंडिडेट मिलेगा, बताइए, बेस्ट कैंडिडेट, राइट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर तुम गधे को ला रहे हो तो गधे वो थोड़ी हुए, वो तो पहले से थे ना, गधे तो तुम हुए जो उनको हायर किया। और ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है, सस्ते एम्प्लॉय आ रहे हैं तो बढ़िया है सस्ता, अरे सस्ते के चक्कर में तुम्हारा इतना नुकसान करेगा ना कि भारी पड़ जाता है, ऐसे होता है। इससे देखना बड़ी कंपनीज एम्प्लॉयज में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दे वांट बेस्ट, मतलब किसी कंपनी के जो टॉप 4 होते हैं उनको ही वो पिक करेंगे, क्यों, पैसा है तो। पहले अगर गूगल में है तो अगर यहाँ पे ये टॉप 4 है, पीछे वाले भी होंगे वो भी काम करना चाहेंगे, उल्टा इनके 10% पे काम कर लेंगे, गूगल पे मिल रहा है काम, बाकी तो लाइफ ऐसे ही सेट हो जाएगी। पर वो लोग इन लोग को क्यों हायर करते हैं, सर उनको पता है कि बढ़िया बंदा मिलेगा तो कमाई भी। सो राइट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या तरीके से होना चाहिए, तो पूछा भाई बेस्ट प्रोसेस कैसे ढूंढे, मैंने अभी तो पढ़ाया था, कौन सा तरीका, हाँ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, जिसको हम बोलते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। अभी जस्ट पढ़ाया ना तुझे वो मेथड, उससे ढूंढ लेना, इन्वेस्टिगेट कर कौन सा बेस्ट तरीका बेस्ट होता है, सारे इन्वेस्टिगेट कर, उसमें से चूज कर, और जो डेवलप करेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस वो तेरा बेस्ट मेथड हुआ। उसने बोला ठीक है, फिर उसको काम असाइन करेगा ना, तो उसके फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से मैच करना चाहिए, है ना, राइट। समझ आया गैस, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। अरे मैं सोचा था एग्जाम्पल कुछ अच्छा मिल जाए, आ नहीं रहा है राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतने सालों से सीए पढ़ रहा हूँ तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अच्छा मार्केटिंग में होऊंगा, बिकॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नेवर बी अ गुड मार्केटर। क्यों, सर उनको कभी एक्सपोजर ही नहीं है प्रेजेंटेशन का, राइट। टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, जब मैंने अपना सीए कंप्लीट किया था और मुझे कोई बुलाया था ना स्टेज पे, बाकी पता नहीं मेरा पूरा बॉडी कांपता था, मैं जाके स्टेज पे बोल नहीं सकता था कि क्या बोलूं, मतलब
उसे आता सब है, पर मैं जैसे स्टेज पे गया ब्लैंक। क्यों सर? एक्सपोजर ही नहीं मिला। 4-5 साल तक खाली किताबें पढ़ी है। तो अगर किसी को समझाना हो तो ऐसे समझा दूं क्लाइंट को, पर यही अगर 10,000 ऑडियंस आ जाए, 10,000 कहाँ, सॉरी 100 ऑडियंस भी आ जाए, अपने गए। तो क्या मेरे को मार्केटिंग का काम मिलना चाहिए? नहीं सर, मेरी जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से मुझे काम करवाओ। और तीसरा, मुझे ऑब्वियसली क्या करो बताइए? ट्रेन। अब मैं पूछूंगा ट्रेनिंग कैसे करने का, तो मैं क्या बोलूंगा? अभी तो बड़ा है, कैसे ट्रेनिंग करने का? बेस्ट तरीके से। और बेस्ट तरीका क्या होता है? साइंटिफिक मेथड, मतलब साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो बंदा बेस्ट लोगे, काम सही दोगे, उसको अच्छे से ट्रेन करोगे, तो आपका एम्प्लॉय अपने आप क्या हो जाएगा? अच्छा। अच्छा मतलब इफेक्टिव एंड, और एम्प्लॉय अच्छा, तो काम भी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस प्रिंसिपल को हम नेक्स्ट क्लास भी पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। बट गाइस, पहले 3 प्रिंसिपल आई थिंक तुम्हें याद हो चुके होंगे। कैसे लगेगा इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? वेरी नाइस, ओके।